मैं स्वागत करता हूं डेली करंट अफेयर्स के इस सेशन में, जहां आप लोग को 13 अप्रैल 2025 का करंट अफेयर्स पूरा डिटेल्स में बताया जाएगा। हर करंट अफेयर्स आपका स्ट्रेटेजी जीके के माध्यम से और मैपिंग के माध्यम से बताया जाएगा। तो आप सब सेशन लास्ट तक देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और सेशन अपने मित्रों तक जो है शेयर कर दीजिएगा, जिससे ज्यादा लोग इससे जुड़ सकें। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। ये क्वेश्चन आप तब तक बताइए जो स्क्रीन पर था, अभी आपको हम इसको बताते हैं। पहला क्वेश्चन है, महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण पर स्त्री सुरक्षा सम्मेलन 2025 का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो ये आपको बताना है, ये महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण पर स्त्री सुरक्षा सम्मेलन है। तो अभी स्त्री का फुल फॉर्म भी आपको पूरा बता देंगे। तो ये इसका आयोजन जो है किस शहर में किया जा रहा है? नई दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ। सही उत्तर आपका रहेगा तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में इसका आयोजन किया जा रहा है। तो इसको ध्यान रखना है। ये अब इसके बारे में डिटेल्स देखिएगा। तो हैदराबाद सिटी सिक्योरिटी काउंसिल महिलाओं को जो है सुरक्षा और संरक्षा में सशक्त बनाने के लिए स्त्री यानी सेफ्टी ट्रेनिंग, रिस्पेक्ट, एम्पावरमेंट एंड इक्वलिटी यानी सुरक्षा, प्रशिक्षण, सम्मान, सशक्तिकरण और समानता शिखर सम्मेलन के दूसरे संस्करण की जो है मेजबानी कर रहा है। कहाँ? हैदराबाद सिटी। तो ये आपको ध्यान रखना है। उद्देश्य क्या है? महिलाओं के सामने जो है आने वाली प्रमुख सुरक्षा चुनौतियों से निपटना और सम्मान, समानता और सशक्तिकरण की संस्कृति को जो है बढ़ावा देना। इस उद्देश्य के तहत इसको मनाया जा रहा है, इसको जो है आयोजित किया जा रहा है। इसमें क्या होगा? जो वकील होते हैं, पत्रकार होते हैं, स्वास्थ्य पेशेवर होते हैं, जैसे विशेषज्ञ जो होते हैं, महिलाओं की सुरक्षा को बेहतर बनाने और उनकी उद्यमशीलता का समर्थन करने के लिए इसमें जो है अपने अंतर्दृष्टि को जो है साझा करते हैं। तो ध्यान रखना है, ये इसमें कैसे महिलाओं को जो है सशक्त बनाया जाता है, इसमें इस पे बात होती है। देखिएगा दोस्तों, आज थोड़ा सा मौसम का बदलाव है हमारे यहाँ, जहाँ हम हैं वहाँ आंधी पानी सब आया है लगभग 1 घंटे से। तो लाइट वगैरह कट गई है। हालांकि थोड़ा डिस्टर्बेंस भी आपको हो सकता है लग जाए, क्योंकि जो है आंधी बहुत तेज है। तो इसके लिए जो है आप लोग इग्नोर करिएगा, आप लेक्चर लीजिएगा। अगला है डीआरडीओ ने, इसीलिए लेक्चर थोड़ा लेट भी हो रहा है, जान लीजिए। डीआरडीओ ने सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान से लंबी दूरी के ग्लाइड बम का सफल परीक्षण किया है। तो इसका नाम क्या है? इस ग्लाइड बम का नाम क्या है? तो ब्रह्मा नाम है, गौरव नाम है, क्रांति या सुदर्शन, क्या नाम है जो डीआरडीओ ने इसको जो है सफलतापूर्वक परीक्षण किया है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने? तो इसको आपको बताना है इसका क्या नाम है। सही उत्तर आपका है गौरव नाम से इसका जो है इसको ग्लाइड बम को लॉन्च किया गया है। तो देखेंगे इसके बारे में। डीआरडीओ ने सुखोई 30 MKI, अभी हम आपको दिखा भी देते हैं उसको, लड़ाकू विमान से लंबी दूरी के ग्लाइड बम, जिसका नाम है क्या? गौरव, इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो गौरव ग्लाइड बम क्या है? यह एक सटीक निर्देशित लंबी दूरी के ग्लाइड जो है बम है जिसे दुश्मन की हवाई रक्षा सीमा से बाहर जमीन पर स्थित लक्ष्यों पर हमला करने के लिए विकसित किया गया है। तो इसको ध्यान रखना, बहुत सटीक ये कार्य करता है। ये सेना के लिए जो है एक नई उपलब्धि है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसको विकसित कौन किया है? तो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जो है आयुध अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान, इसे ARDI कहते हैं, और अनुसंधान केंद्र, इमारत और एकीकृत परीक्षण रेंज के जो है सहयोग से इसको क्या किया गया है? सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। 30 से लेकर के जो है 150 किलोग्राम तक इसका रेंज है। लगभग 1000 किलोग्राम इसका जो है वजन है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। अब इसको इमेज के माध्यम से देखिएगा गौरव को। तो ये देखिएगा, यहाँ आपका गौरव है। इससे जो है ये सुखोई 30 MKI विमान है आपका जो है, इससे इसको लॉन्च किया गया है। ये आपका गौरव है। अगर इसमें देखा जाएगा तो ये देखिएगा स्पष्ट नहीं है, लेकिन यहाँ से इसको जो है छोड़ा गया है, इसको लॉन्च किया गया है। और ये अपने सटीक निशाने को जो जा करके जो है उसको लक्ष्य को अपने भेदा है। तो सफलतापूर्वक इसका परीक्षण किया गया। इससे क्या हो गया? भारतीय सेना की जो है मारक क्षमता बढ़ी है, मतलब कह लीजिए दुश्मन से जो है लड़ने की क्षमता बढ़ी है। तो ध्यान रखना है, इसको गौरव नाम से इसको लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है,
थोरियम आधारित लघु मॉड्यूलर रिएक्टर को जो है रूस के साथ संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए किस राज्य ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो अभी आपको बताना, ये पहला ऐसा राज्य होगा जो इस तरह से कोई समझौता किया है। तो किस राज्य ने जो है इसको जो है विकसित करने के लिए थोरियम आधारित प्लांट को समझौता किया है? विकल्प में है राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु। सही उत्तर आपका रहेगा यमएच महाराष्ट्र जो है पहला ऐसा राज्य बना है जो इस तरह से समझौता किया है। वो भी आपसे पूछा जा सकता है देश कौन से देश के साथ ये समझौता किया गया है? तो रूस वह देश है जिसके साथ ये समझौता किया गया थोरियम आधारित लघु मॉड्यूलर रिएक्टर के लिए। तो ध्यान रखना, क्योंकि यह हो सकता है आपसे ऐसे पूछा जा सकता है महाराष्ट्र राज्य ने जो है पहली बार किस देश के साथ थोरियम आधारित लघु मॉड्यूलर रिएक्टर के लिए समझौता किया है? तो ये आपको ध्यान रखना है किस कौन सा राज्य है आपका, महाराष्ट्र राज्य और रूस के साथ है। अब इसके बारे में देखते हैं। महाराष्ट्र ने जो है रूस के रोसाटॉम के साथ है, रोसाटॉम वहां की कंपनी है उसके साथ है थोरियम आधारित लघु मॉड्यूलर रिएक्टर का जो है को संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। यह परमाणु ऊर्जा में जो है किसी भारतीय राज्य द्वारा अपनी तरह की पहली पहल है, पहली समझौता है। हम आपको पहले ही बता दिए इसको। अब लघु मॉड्यूलर रिएक्टर क्या है? स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, तो यह एक कम्पैक्ट स्केलेबल परमाणु रिएक्टर है जिसे जो है सुरक्षित, कुशल और लचीले विद्युत उत्पादन के लिए जो है डिजाइन किया गया है। थोरियम आधारित स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर जो है रूपांतरण के माध्यम से यूरेनियम 233 ईंधन उत्पन्न करने के लिए जो है थोरियम 235 जो एक उपजाऊ पदार्थ है उसका उपयोग करता है। यानी यूरेनियम ईंधन बनाने के लिए, उत्पन्न करने के लिए थोरियम 232 का उपयोग किया जाता है, जिसका जो है जो यूरेनियम 233 का रूप मतलब चेंज होकर के थोरियम, तो क्या होता है आपका परमाणु ऊर्जा का निर्माण होता है। तो क्या होता है हमारे यहाँ थोरियम जो है बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, यूरेनियम की कमी है, तो थोरियम से अगर ये प्लांट निर्मित हो रहा है तो इससे क्या होगा देश में ही जो थोरियम है उसका उपयोग करके अच्छे से हम लोग परमाणु ऊर्जा का उत्पादन कर सकेंगे। ध्यान रखना है रूस के साथ ये सहयोग हुआ है। अगला है चर्चा में रहा फावंग पुई राष्ट्रीय उद्यान है किस राज्य में स्थित है? तो ये आपको बताना है फावंग पुई राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है ये और पूछा जा सकता है भविष्य में। तो किस राज्य में है, क्यों चर्चा में, अभी आपको बताते हैं। मध्य प्रदेश, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा। तो ये किस राज्य में आपका है? सही उत्तर आपका रहेगा मिजोरम में ये स्थित है। कहाँ है? मिजोरम में है। अब इसको आपको ध्यान देना है क्या इसके बारे में क्या विशेषता है। तो मिजोरम के फावंगपुई राष्ट्रीय उद्यान का जो है लगभग 9वां हिस्सा जल करके जो है जंगल की आग से प्रभावित हुआ है। मतलब ज्यादा नहीं हुआ है लेकिन उसका एक कुछ हिस्सा जो है प्रभावित हुआ है। तो म्यांमार सीमा के पास जो है ये फावंगपुई राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जानेंगे। तो म्यांमार सीमा के पास जो है दक्षिण पूर्वी मिजोरम में स्थित है। अभी आपको हम मैप भी दिखा देते हैं तब आपको क्लियर हो जाएगा इसका सिचुएशन कहाँ है। तो फावंगपुई चोटी को जो है मिजोरम में ब्लू माउंटेन, आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ब्लू माउंटेन कहाँ है। तो ब्लू माउंटेन कहाँ है? आपका मिजोरम में है, इसको ध्यान रखना है। या ऐसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि लुसाई हिल्स जो है ये कहाँ है। तो लुसाई हिल्स भी वही है। लुसाई हिल्स की सबसे ऊंची चोटी क्या है? आपका ब्लू माउंटेन है। तो इसको ध्यान रखना। तो यह लुसाई हिल्स की जो है सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। फावंगपुई पीक जो है 2157 मीटर जो है इसे ब्लू माउंटेन में कहा जा रहा है, मिजोरम की सबसे ऊंची चोटी है। तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत महत्वपूर्ण आपका क्वेश्चन है। 2-3 क्वेश्चन यहाँ से। क्वेश्चन आपका ज्योग्राफी में पूछा जा चुका है, ब्लू माउंटेन कहाँ है, दूसरे पहले नंबर तो मिजोरम आपको लगाना है। फावंगपुई जो है चोटी क्या लगाना है, तो ये ब्लू माउंटेन ही है। दूसरे नंबर फावंगपुई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो मिजोरम है। और ये जो है लुसाई हिल्स कहाँ है, तो ये आपका देखेंगे तो हिमालय का ही जो है वो उत्तर पूर्वी जो है विस्तार है, सॉरी दक्षिणी जो है पूर्वी विस्तार है। दक्षिण जो पूर्वोत्तर राज्य है वहां में ऐसे इसका विस्तार हुआ लुसाई हिल्स का। तो उसी का जो है एक चोटी है का ब्लू माउंटेन 2157 मीटर ऊंचा है। तो इसको आपको सब ध्यान रखना है। अभी आपको इमेज के माध्यम से दिखा देते हैं, देखिएगा।
फाउंग पुई नेशनल पार्क आपका यहाँ है। क्या बताया, मिजोरम के जो है तट पर स्थित है, तो मिजोरम सीमा पर ये देखिएगा यहाँ स्थित है, इसको आपको ध्यान रखना है। यहाँ आपका म्यांमार है, इसको आपको याद रखना है। अगर इसमें देखेंगे तो ये फाउंग पुई ब्लू माउंटेन यहाँ है आपका, देखिएगा, इसको आपको ध्यान रखना है। अगला है आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौता जो है AITIGA संयुक्त समिति की जो है 8वीं बैठक कहाँ संपन्न हुई है। तो ये आपको बताना है आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौता जिसकी संयुक्त समिति की 8वीं बैठक अभी संपन्न हुई है, तो कहाँ हुई है। सिंगापुर, जकार्ता, नई दिल्ली, मनीला। सही उत्तर आपका रहेगा भारत की राजधानी जो है नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है, इसका बैठक संपन्न हुआ है। तो आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौता की जो है संयुक्त बैठक की 8वीं बैठक जो है नई दिल्ली में संपन्न हुई है, जिसमें व्यापार को बढ़ावा देने के लिए समझौते के आधुनिकीकरण पर जो है ध्यान केंद्रित किया गया है। तो AITIGA क्या है, तो भारत और 10 जो आसियान देश हैं, आसियान इंडिया जो है उसके देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौता फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। इसमें जो है भौतिक वस्तुओं के व्यापार, टैरिफ को समाप्त करने और गैर टैरिफ बाधाओं को जो है कम करने के को जो है शामिल किया गया है। देखेंगे 2009 में जो बैंकॉक में आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों की बैठक हो रही थी, तो उस पे इसका सिग्नेचर हुआ था, हस्ताक्षर हुआ था। इसको 2010 में जो है इसका क्रियान्वयन हुआ, आसियान भारत फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के रूप में भी इसे जाना जाता है। और 2014 में जो है आसियान और भारत ने जो है अलग से सेवा यानी सर्विस व्यापार समझौता जो है किया है। अभी एक होता है वस्तु, एक होता है सर्विस, तो सर्विस व्यापार समझौता 2014 में किया गया था। अब इसमें इसकी विशेषताएं क्या होगा, इससे लाभ क्या होगा, तो जो टैरिफ उदारीकरण है 75% से अधिक जो है व्यापारिक वस्तुओं पर आयात शुल्क में कमी होगी। बहिष्करण सूची अगर देखेंगे इसमें मतलब कौन सा शामिल नहीं किया गया है, तो जो संवेदनशील वस्तुएं देखिएगा, जैसे कृषि हो गया, ऑटो पार्ट्स हो गया, इससे टैरिफ कटौती से जो है बाहर रखा गया है। जैसे संवेदनशील वस्तुएं क्या होती है, वो जो है अगर उस पर समझौता हो जाएगा, उस पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाएगा, तो वस्तुएं जो है जान लीजिए एकदम बेकार हो जाएंगी। तो इससे जो है इसलिए इस पे संवेदनशील वस्तुओं पे समझौता नहीं होता है। उत्पत्ति का नियम जो है रूल ऑफ ओरिजिन का नियम लागू होता है। अब इसका मतलब रूल ऑफ ओरिजिन का क्या होता है, इसको थोड़ा सा आप जान लीजिए क्या होता है रूल ऑफ ओरिजिन। जैसे केवल आसियान और भारत के जो है सामानों को ही प्राथमिकता दी जाएगी इसमें। इसका मतलब ये हुआ, जैसे मान लीजिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है कि हम मान लीजिए हम भारत और कोई और देश, इसमें जो है भारत और मान लीजिए आपका नेपाल हम कह रहे हैं, इंडिया एंड नेपाल जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर जो है समझौता कर लिए। अब इसमें क्या है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मतलब यहाँ टैरिफ नहीं लगेगा या बहुत कम लगेगा दोनों देश के बीच में। अगर इधर से आएगा चाहे इधर से जाएगा, किसी भी देश से जो है वस्तुएं आएगी। तो ऐसे में क्या होता है, मान लीजिए चीन ने जो है ऐसा, नेपाल के साथ चीन ऐसा कुछ समझौता कर ले कि जो है हम वस्तुएं भेजेंगे आपके यहाँ, नेपाल के यहाँ, नेपाल के पास। नेपाल ये करेगा कि आप इसको वस्तुओं को जो चीन वाली वस्तु को जो आप एक कह के कि हमारे यहाँ नेपाल में इसका वर्जन हुआ है, नेपाल में बना है, और या नेपाल में जो है नेपाल में वस्तुएं इधर से आकर के ये इंडिया में फ्री ट्रेड रूट के रूप में यहाँ भेजी जाएंगी। तो इससे क्या होगा, इससे जो है इस पे टैरिफ नहीं लगता है और सब ये वस्तुएं जो है सस्ती होती हैं, तो इसका जो है यहाँ निर्यात करना किसी देश में आसान होता है। तो ये कहा गया कि रूल ऑफ ओरिजिन का जो है फॉलो किया जाएगा, यानी जो वस्तुएं आप अपने नेपाल में उत्पादित करेंगे, या जो आसियान देश है अगर यहाँ समझेंगे तो जो आसियान देश में जो वस्तुएं निर्मित हो रही हैं उसी को सिर्फ ये माना जाएगा। नहीं तो फिर आप लोग कहिए कि मतलब हम कहीं से भी ला करके जो है वस्तुएं निर्यात करें इंडिया में, या इंडिया भी ऐसा नहीं कर सकता कि किसी भी देश से जो है ये आयात करके फिर इन आसियान देशों को निर्यात करे। तो इसका मतलब आप समझिएगा बहुत महत्वपूर्ण है रूल ऑफ ओरिजिन, उत्पत्ति का नियम। इकोनॉमिक्स में बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है इसको। अब आसियान का है, तो आसियान जो है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसका फुल फॉर्म है। 1967 में इसका जो है गठन हुआ था। जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी जो है जकार्ता में इसका क्या है, हेडक्वार्टर है। तो इसको ध्यान रखना है। इसमें आपके 10 देश हैं, लेकिन 11वां देश पापुआ न्यू गिनी के रूप में जो है शामिल होने के लिए प्रस्ताव पास किया गया है, लेकिन अभी पूर्ण रूप से शामिल नहीं हुआ है। तो म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गया, कंबोडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया,
लाओस, वियतनाम, मलेशिया, फिलीपींस और जो है ब्रुनेई, ये इसके जो है क्या है सदस्य है। 10 देश हो गए इसके, आपको ध्यान रखना है। सब आपके 10 सदस्य आपके कवर हो गए। तो 11वां आपको हम बताए ना, पापुआ न्यू गिनी जो है शामिल होने के लिए इसमें आया है, लेकिन अभी इसको शामिल नहीं किया गया है। तो ये बातें आपको ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण बात है आपका जो है इसमें बताई गई है। अगला, किस राज्य के जो है रिंडिया सिल्क को जो है रिंडिया सिल्क को जीआई टैग दिया गया है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन दिया गया है। तो विकल्प में है असम, मेघालय, आंध्र प्रदेश, मिजोरम। सही उत्तर आपका रहेगा मेघालय में जो है, मेघालय के या जो है रिंडिया सिल्क है, इसको जीआई टैग दिया गया। अभी देखिए कई सारे राज्यों में जीआई टैग दिया गया है, तो इससे संबंधित मैं आपको कई बार बता चुका हूं, तो इसको आपको ध्यान रखना है। किस राज्य का है? मेघालय में। आपको पता होगा गारो खासी जयंतिया पहाड़ी मेघालय में है। तो ये आपके खासी जो है जनजातीय द्वारा किया जाने वाला एक सिल्क का उत्पादन है। तो इसको देखेंगे क्या है इसकी विशेषता। तो मेघालय की रेंडिया सिल्क को जो है खासी हैंडलूम जिसे कहते हैं, उसको जीआई टैग जियोग्राफिकल इंडिकेशन दिया गया है। तो यह खासी जनजाति द्वारा बनाया जाता है। अगर देखेंगे तो 100% ये जो है जैविक और प्राकृतिक तकनीक से जो है तैयार किया जाता है, यानी ऑर्गेनिक और नेचुरल जो है टेक्निक इसमें यूज किया जाता है। हाथ से इसका कताई होता है और हाथ से इसका बुनाई होता है। प्राकृतिक रंगों से इसकी रंगाई होती है। तो ये जो है सिल्क है, अभी देखते हैं, ये देखिएगा आपका ये प्राकृतिक रंग से होता है। उसके बाद ऐसे इसका जो है मतलब हर चीज ऑर्गेनिक होता है, हाथ से बनाया गया है। तो इसको आपको ध्यान रखना। ये है आपका मेघालय का रेंडिया सिल्क, जिसको जीआई टैग दिया गया। अब जीआई टैग के बारे में जानिएगा, हम कई बार आपको बता दिए हैं जीआई टैग हालांकि। तो जीआई टैग आपका जो है कब से दिया जा रहा है? 1999 में एक एक्ट लाया गया था, जीआई एक्ट। जियोग्राफिकल इंडिकेशन क्या होता है? किसी स्थान के जो है पदार्थ को जो है प्रोडक्ट्स को भौगोलिक महत्व देने के लिए यह जीआई टैग दिया जाता है। तो स्पेसिफिक उसको बनाने के लिए किया जाता है। 2099 में एक्ट आया, 2003 से इसको दिया जा रहा है। 2004 में जो है पहली बार दार्जिलिंग टी को जो है दार्जिलिंग टी को यह जीआई टैग दिया गया था। तो इसको ध्यान रखना है 2004 में। अभी वर्तमान में जो है यूपी में सबसे ज्यादा जीआई टैग है, सेकंड प्लेस पे आपका तमिलनाडु है। तो ये चीजें सब आपको ध्यान रखना है। 10 वर्षों के लिए इसको दिया जाता है। अगर ये 10 वर्ष किसी चीज का प्रोडक्ट का हो गया तो सरकार फिर इसको चाहे तो बढ़ा भी सकती है, 10 वर्ष के लिए फिर से बढ़ा सकती है। तो ये आपको सब बातें याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पद्म विभूषण से सम्मानित कुमुदनी लखिया का निधन हो गया है, तो वह किस क्षेत्र से संबंधित थे जिनका निधन हो गया है? विज्ञान, नृत्य, साहित्य, खेल। तो सही उत्तर आपका रहेगा ये नृत्य से संबंधित थे। तो इसको ध्यान रखना, कथक नृत्यांगना थे। तो अब इसके बारे में देखते हैं। प्रख्यात कथक नृत्यांगना जो है कदम नृत्य केंद्र की संस्थापक भी हैं। ये जो है अहमदाबाद में कदम नृत्य केंद्र की स्थापना की थी। कुमुदनी लखिया का जो कल यानी शनिवार को अहमदाबाद में निधन हो गया है। 95 वर्ष की वो थी। तो भारत सरकार ने जो है उनको कई सारे अवार्ड दिया है कथक नृत्यांगना के रूप में, एक कलाकार के रूप में। बहुत जो है ये सम्मानित पर्सनालिटी रह चुकी हैं। तो 1987 में पहला बार इनको जो है भारत सरकार पद्म श्री दिया। 2010 में पद्म विभूषण दिया। 2025 में अभी जो है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, जो भारत का सेकंड हाईएस्ट अवार्ड है। यानी अगर भारत रत्न छोड़ दिया जाएगा तो पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री जो 3 जो है सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न के बाद है, वो ये जो है प्राप्त कर चुकी है। तो बहुत इनके सम्मान से जान लीजिएगा कि कितना जो है अच्छा पर्सनालिटी थी ये। 1982 में जो है संगीत नाटक अकादमी द्वारा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। 2002-03 के लिए जो है कालिदास सम्मान। 2011 में जो संगीत नाटक अकादमी द्वारा टैगोर रत्न अवार्ड। केरल सरकार द्वारा गुरु गोपीनाथ देसीय नाट्य पुरस्कार। उसके बाद ये जो आपको हम बताए थे 25 में आपका पद्म विभूषण दिया गया था। तो अहमदाबाद में इनका जन्म हुआ था, गुजरात में। ये है इनका इमेज। तो इसको आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है ये, आपके एग्जाम के लिए हमेशा इंपॉर्टेंट है। अगला है जलियांवाला बाग हत्याकांड दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो आज हम लोग 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड दिवस मना रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी जो हम आपको किसी बताते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग जो है अमृतसर में स्थित एक क्या था, एक स्थान था जहां लोग जो है इकट्ठा हुए थे
क्या करने के लिए, सैफुद्दीन किचलू और जो सत्यपाल है उनकी गिरफ्तारी के विरोध में जो है इकट्ठा हुए थे। कब, एक वार्षिक जो है बैसाखी मेले के दौरान जो है अमृतसर में जलियांवाला बाग में भारी भीड़ उमड़ी थी। क्यों, जो रावलेट एक्ट लाया गया था जिसे काला कानून कहा जाता था, और जो भारतीय स्वतंत्रता ये रावलेट एक्ट के विरोध में जो है इनको गिरफ्तार किया गया था, सैफुद्दीन किचली और सत्यपाल मलिक को। तो इनके गिरफ्तारी को जो है रावलेट एक्ट का विरोध करने के लिए भीड़ इकट्ठा हुई थी। उसी में क्या हुआ, ब्रिगेडियर जो है जनरल REH डायर था, इसको आपको पूछा गया क्वेश्चन, उन्होंने भीड़ को जो है हटाने के लिए, तितर बितर करने के लिए गोली चलाने का ऑर्डर दे दिया था। गोली चलाने का जैसे आदेश दिया, अब बताइए 3 ओर से वहां क्या था, बंद था, क्लोज था, सिर्फ एक ओर से निकलने का रास्ता था। अब उसमें जो है कईयों हजार लोग इकट्ठा हुए थे। अब उसमें गोली चलाने का आप आदेश दे देंगे तो क्या होगा उसका परिणाम, तो परिणाम ये हुआ था कि बहुत सारे लोग उसमें जो है मारे गए थे। कहीं कहीं 1500 बताता, कहीं 1000 डाटा बताता, तो पूरा भून दिया गया था उनको गोलियों से। तो इसके कारण से जो है बहुत इसका विरोध हुआ था। हालांकि कई बहुत सारा नुकसान हुआ था। अभी भी जो है जलियांवाला बाग में जहां हत्याकांड ये हुआ था, वहां जाएंगे तो गोलियों का निशान पूरे दीवार पे आपको जो है देखने को मिल जाएगा। तो ये था परिणाम वहां का, जो है इतना जो है भयंकर था, जो अभी तक उसका निशान है। तो जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस इसीलिए हम लोग मनाते हैं, जलियांवाला बाग मैसेकर डे 13 अप्रैल को। तो 13 अप्रैल का दिन आपको ध्यान रखना है। और 13 अप्रैल को हम लोग जो है अंतर्राष्ट्रीय पगड़ी दिवस भी मनाते हैं। आपको जानते होंगे सिख लोग जो है पगड़ी के कितने जो है वो होते हैं। इसको सम्मानित करने के लिए, इसको बढ़ावा देने के लिए यह दिवस मनाया जाता है, इंटरनेशनल टर्बन डे 13 अप्रैल को। तो सिखों को उनके जो है धर्म के अनिवार्य हिस्सों के रूप में पगड़ी लगाने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता के लिए यह उसको बढ़ाने के लिए 2004 से हर वर्ष इसको 13 अप्रैल को यह दिवस मनाया जाता है। तो इसको आपको ध्यान रखना है, आपका ये जो है महत्वपूर्ण है। सेशन अपने मित्रों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा दोस्त, देखिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नए सेशन में। तो आज का सेशन यहीं पर रखते हैं, शेयर कर दीजिएगा वीडियो।